जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आज का जो हमारा चैप्टर है वह ब्रिटिशों की भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और नो डाउट दोस्तों कि यह वह क्षेत्र है जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। इसमें ब्रिटिशों द्वारा जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई, इसके अलावा जो उनकी भू राजस्व नीतियां थी, टैक्स वगैरह का जो नीतियां थी, इन सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और उम्मीद करता हूं आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और भारत पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में ज्यादा पड़ा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब अंग्रेज भारत में शासन करना स्टार्ट किए, आपको पता है 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में शासन करना शुरू कर दिया। वैसे शासन प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने जो प्लासी के युद्ध के बाद जो द्वैत शासन हुआ वहां से धीरे धीरे उनके हाथ में कमान आ गई थी। और दोस्तों जब वॉरेन हेस्टिंग्स जब आता है और द्वैत शासन समाप्त करता है तब पूरी तरीके से बंगाल का नियंत्रण ब्रिटिशों के हाथ में आ जाता है। तो जब नियंत्रण उनके हाथ में आ गया, जब राजनीतिक कंट्रोल हाथ में आ गया, तो यहां पर भारत में सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ा। तो क्या आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्या राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्या धार्मिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों देखिए ऐसा नहीं है कि किसी एक का प्रभाव न पड़ा हो, प्रभाव तो सबके पड़े हैं, लेकिन यह कह रहा है कि सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। अंग्रेज आज भी ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ा क्योंकि आप लोग यानी कि भारतीय लोग भाई आपस में लड़ रहे थे, है ना, राजा महाराजा जो थे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन हम आकर के सबका एकीकरण कर दिए और एकीकरण किए। फिर यहां पर हमने डेमोक्रेसी दिया, हमने यहां पर आधुनिकता दिया, जो यहां पर परंपरागत तरीके से मध्यकालीन समाज और राजनीति चल रहा था हमने उसमें मॉडिफाई कर दिया, हमने आधुनिक न्यायालय वगैरह दिया। तो अंग्रेज आज भी ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में पड़ा, लेकिन हम नहीं ऐसा मानेंगे। हम कहेंगे नहीं भैया, अगर आप नहीं भी आए होते तब भी दुनिया इस तरीके से करवट ले रही थी और हमारे पास इतनी समृद्धि थी कि हम राजनीतिक रूप से अपने आप दोस्तों कहीं ना कहीं हम मैच्योर हो जाते। अगर आप नहीं भी करते तब भी हमारे यहाँ आधुनिकता आ जाती, लेकिन हमारे यहाँ आपने इतना ज्यादा शोषण किया कि हमारी की पूरी पूरी अर्थव्यवस्था दब गई, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का कमर टूट गया। तो कुल मिलाकर के आपको पता है कि जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो इंडिया और चाइना का मिलाकर के जो इकोनॉमी था पूरी दुनिया का 55% था, जिसमें इंडिया का भी दोस्तों बहुत बड़ा रोल था। लगभग माना जाता है कि 25% तक जो रोल है पूरी दुनिया, अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग बताते हैं, पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमी में, है ना, इंडिया और चाइना का मिलाकर के लगभग 55% का रोल था और इंडिया का अकेले इसमें 25% का लगभग योगदान था, है ना। अलग अलग इतिहासकार अर्थशास्त्री अलग अलग कहते हैं, लेकिन जब अंग्रेज यहां से गए तो 1.5 से 2% तक ही पूरे वर्ल्ड जीडीपी में हमारा रोल रह गया था। तो सबसे बड़ा प्रभाव हमारे आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और आपको बताना है कि कौन सा एक सही होगा, ठीक है। देखिए जब अंग्रेज यहां पर आए थे ना भारत में, तो उन्होंने दोस्तों 1757 से यहां पर धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए प्लासी के युद्ध से, लेकिन व्यवस्थित तरीके से उन्होंने 1773 से कह लीजिए 72-73 से उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया। अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना है आपको। उन्होंने दोस्तों समय के साथ साथ अपनी आर्थिक नीतियां भी चेंज की और आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जैसे 1813 तक उनकी, 1813 के पहले उनकी नीतियां ये थी कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा केवल व्यापार करने पर फोकस करना है, युद्ध वगैरह में नहीं, यहां के आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना होगा, अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा नहीं करना है, लेकिन यहां से ज्यादा टैक्स वसूलना होगा, यहां ज्यादा से ज्यादा व्यापार पर फोकस करना होगा और कंपनी का एकाधिकार होगा। 1813 के बाद कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और अब वो उद्योगों पर ज्यादा फोकस करेंगे और उनका बड़ा साम्राज्य होगा। मतलब भारत में आप देखेंगे तो हड़प नीति वगैरह इसी टाइम लागू हुआ था, तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करना। बहुत सारी कंपनियां ब्रिटेन से आ गई थी 1813 के बाद, क्योंकि 1813 का एक्ट ने ये
कह दिया था कि ब्रिटिश एकाधिकार समाप्त हो जाएगा चाय और चीन को छोड़ करके। तो यहां पर भारत में एक बहुत बड़े एरिया पर अब दोस्तों बहुत सारी कंपनियां आएंगी और वो अपना व्यापार करेंगे, और इस व्यापार में मुख्य रूप से उनका जो रोल होगा कि बना बनाया माल, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुका था, तो बना बनाया माल इंडिया को बेचना है और बना बनाया माल बेचना है और इंडिया से कच्चा माल प्राप्त करना है। ये इनका मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है, कच्चा माल को प्राप्त करना है और बना बनाया माल जो होगा वो इनको इंडिया में सप्लाई करना था, ठीक है। फिर जब 1857 की क्रांति हुई तब इनकी नीतियां बिल्कुल चेंज हो गई, फिर इन्होंने यहां पर पूंजी निवेश करना स्टार्ट कर दिया, यहां पर बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हो गई थी। तो ये कह रहा है कि वाणिज्यिक चरण किसे कहते हैं, 1857 से लेकर के 1813 तक। इसमें केवल और केवल दोस्तों टैक्स कलेक्ट करना और ज्यादा से ज्यादा केवल व्यापार करके इसको फायदा करना है, मतलब यहां से सामान लेकर के यूरोप बेचना उनका अंतिम उद्देश्य होगा। तो एकाधिपत्य, व्यापार पर एकाधिपत्य करने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी होगी वो किसी और को व्यापार करने नहीं देगी, इंडिया से वो सामान लेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा वो ले सकते हैं और जाकर के यूरोप में सप्लाई करेंगे। इनका फोकस व्यापार होगा, ठीक है, और प्रत्यक्ष विनियोग का काल होगा ये। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही है। दूसरा है औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण में मुक्त व्यापार का काल होगा, ब्रिटेन से बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी और वो फ्री ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगी, इसको औद्योगिक चरण कहते हैं। इसमें इनका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि ब्रिटेन का बना बनाया सामान हम इंडिया में बेचें और यहां से कच्चा माल हम कैसे भी करके प्राप्त करें। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वित्तीय पूंजीवाद जो है 1860, कहीं पर 50 भी लिखा होगा, कहीं पर 60 भी लिखा होगा, कहीं पर 1857 लिखा होगा। 2-4-5 साल में एग्जैक्ट एकदम एज इट इज सब कुछ नहीं बदल जाता, थोड़ा एक संक्रमण का काल भी होता है 10-5 साल का। तो यहां पर वित्तीय पूंजीवाद जो है ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल होता है इसमें। और आपको पता है भारत में पहली बार जो कंपनी लगाई गई थी, सूती कपड़ा का जो मिल लगाया गया था 1854 में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल ये आमने सामने है, तो 1 2 3 होगा, बिल्कुल सही होगा। ये आपसे पूछा जाता है, ये काल आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। अंग्रेज पहले तो आए थे भैया सन 1600 में, आपको पता है व्यापार करने आए थे, लेकिन किस एक घटना के बाद वो यहां पर लूटपाट करना शुरू कर दिए। तो आपको पता है जो प्लासी का युद्ध है, इस प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में लूटपाट मचाना शुरू कर दिए, क्योंकि धीरे धीरे वो राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है, अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं होता। जैसे टीपू सुल्तान है, जैसे राजा रणजीत सिंह है, मराठों में है, तो कुछ एक ऐसी शक्तियां थी जो अंग्रेजों को रोक सकते थे, लेकिन वो भी डिक्लाइन कर गए, वो भी अंग्रेजों के सामने दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाए। फिर फ्रांसीसियों के समय भी इनका लंबा टकराव चला, लेकिन फ्रांसीसी भी वांडीवास के युद्ध में ढेर हो गए थे, आप लोगों ने पढ़ा है। तो कुल मिला जुला करके प्लासी का जो युद्ध था, इसके बाद अंग्रेजों की लूट स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो एकमात्र सत्ता रह गए थे यहाँ पे इंडिया में। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। आपको पता है ब्रिटिशों ने मुख्य रूप से तीन दोस्तों भू राजस्व नीति लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त था कि रैयतवाड़ी की महालवाड़ी की दहसाला, इनमें से कौन सा एक नहीं था। तो 3 होगा, एक नहीं होगा। आप मुझे बताएं ब्रिटिश व्यवस्था में कौन सा एक नहीं था। तो दोस्तों दहसाला व्यवस्था नहीं था। और जो ये दहसाला व्यवस्था है, ये ध्यान रखना अकबर के समय में व्यापक तौर पे लागू हुआ था। और अकबर के समय में इसको लागू करने वाला कौन था, इनका जो वित्त मंत्री था अकबर का, टोडरमल द्वारा इसको व्यापक तौर पर लागू किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। जो स्थायी बंदोबस्त है ये लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा इसको लागू किया गया था। और ये 1793 में लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में। जो रैयतवाड़ी है दोस्तों, इसको कैप्टन रीड ने इसको मतलब एक तरीके से रिसर्च करके इसने पहली बार इसको, कैप्टन रीड का आइडिया था ये, लेकिन बंगाल मद्रास क्षेत्र का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था, टॉमस मुनरो। तो इसलिए इन दोनों को ही माना जाता है इसका जनक, तो कैप्टन रीड एवं टॉमस मुनरो। और ये कब था, तो 1820 में, ठीक है। मद्रास और बंबई के क्षेत्र में ये लागू था। और महालवाड़ी जो व्यवस्था है, ये आपको पता है हाल्ट मैकेंजी द्वारा इसको लागू किया गया था। और ये कब था, तो ये 1822 में, क्लियर है, 1822 में होगा। तो इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। तो पहला रेलवे लाइन किसने बिछवाया था। तो आपको पता है इंडिया में जो पहली बार रेलवे चलाई गई थी, वो आपको पता है कि 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में रेलवे चलाई गई थी। और दोस्तों ये 34 किलोमीटर चली थी। और आप समझ गए होंगे कि कहाँ की बात हो रही है, तो मुंबई से लेकर के
मुंबई से लेकर के और ये ठाणे तक ये चलाई गई थी, ठीक है। 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी और इसीलिए प्रत्येक 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस भी आज भी मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या इस रेलवे लाइन को चलाने वाला कौन था। अच्छा, किसके समय में चला था ये नहीं पूछ रहा है, ये चला था डलहौजी के समय में, ठीक है। डलहौजी के समय में ये चला था, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किसने पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी। तो क्या विलियम डडले होगा, रोजर स्मिथ होगा, जॉर्ज क्लार्क होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। तो दोस्तों ये जॉर्ज क्लार्क था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी कहते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी क्या है कि दोस्तों भारत है और ये ब्रिटेन है, तो भारत और ब्रिटेन हमेशा ये बताता था कि भाई हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ट्रेड और व्यापार में क्या होता है कि भाई दोनों लोगों का मुनाफा होगा। हमें पैसे की जरूरत है, आपको वस्तु की जरूरत है, हमने वस्तु आपको दिया, आपने मुझे पैसा दे दिया, उस पैसे को हम इन्वेस्ट करके व्यापार को अपने बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब यह कि दोनों लोगों का जरूरत पूरा होगा। लेकिन ये अंग्रेज लगातार कह रहे थे, लेकिन आपको पता है कि 1867 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी और किताब का नाम क्या था, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, मैं शॉर्टकट में बताता हूं, ठीक है। चलिए पूरा ये किताब का नाम बता देता हूं, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनके किताब का नाम था। और दोस्तों 1867 में इन्होंने लिखा। इसमें पहली बार इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण किया था और पहली बार इस तरीके से इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति इनकम भी, अगर कभी आपसे पूछा जाए प्रति व्यक्ति इनकम इन्होंने 20 रुपए बताया था, तो प्रति व्यक्ति आय भी पहली बार किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने कहा कि ये जो व्यापार की बात हो रही है ना, यहां पर इंडिया मान लो आप और यहां पर ब्रिटेन मान लो आप, तो ये कह रहे हैं कि जो ये व्यापार हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, ये व्यापार नहीं है भैया, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ है। ड्रेन का मतलब क्या होता है, बहाव। ड्रेन का मतलब क्या होता है, बहाव। और वेल्थ का मतलब, कभी कभी ये हिंदी में एग्जाम में देता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हिंदी में ही लिख दिया जाएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहाव, अपवहन। और वेल्थ का मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो ये कह रहे हैं कि ये संपत्ति का एक रेखीय बहाव है, इसमें भारतीयों को कुछ नहीं मिल रहा, ये केवल और केवल भारत से संपत्ति एक तरफ एक रेखीय प्रवाह में ब्रिटेन के पास जा रही है, बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा है। इंडिया का लगातार जो संपत्ति है वो खाली हो रहा है, यहां का संसाधन लूटा जा रहा है और ये ब्रिटेन की ओर जा रहा है। तो ये पहली बार किसने कहा था, ये कहा गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। तो क्या गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। दोस्तों ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी जो होंगे इन्होंने पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण करके न केवल इन्होंने ये बताया कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, बल्कि इन्होंने ड्रेन वेल्थ का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। कभी आपसे पूछा जाए ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहेंगे, दादा भाई नौरोजी को कहेंगे। क्लियर है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहेंगे। 1851 में इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदायसन सभा बनाई थी। कौन सी बनाई थी, रहनुमाई मजदायसन सभा इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने रास्त होता है गुफ्तार नाम का अखबार भी निकाला था, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। रास्त गुफ्तार, रहनुमाई मजदायसन सभा बनाया था। इसके अलावा ब्रिटिश इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाया था लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था लंदन में 1866 ईस्वी में, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, 1892 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता प्राप्त कर ली थी, चुनाव जीत गए थे ये। तो ये भी ध्यान रखना, ब्रिटेन के संसद का पहली बार मेंबर बनने वाला भारतीय कौन था, ये भी दादा भाई नौरोजी थे। 1892 में इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये पूछा जाता है कि किस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो जो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों, ये लिबरल पार्टी, लेबर नहीं है, लिबरल, ठीक है, जिसको उदारवादी पार्टी कहते हैं,
उदारवादी पार्टी कहते हैं, लिबरल पार्टी से इन्होंने टिकट लिया, चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत भी गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। कुछ और भी बातें मैं बता देता हूं, दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि ये पूछा जाएगा कि भारत में कौन कौन से दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या उसके पहले भी कौन कौन बड़े अर्थशास्त्री हुए। तो 2-3 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है जो कि बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अर्थशास्त्रियों में दोस्तों एक तो दादा भाई नौरोजी का नाम लिया जाता है। दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी। दूसरा दोस्तों आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ध्यान रखना है, आरसी दत्त जो है ये भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और इन्होंने भी दोस्तों बहुत सारे फेमस इन्होंने किताब लिखी है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दोस्तों सुब्रमण्यम अय्यर थे, ये भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, सुब्रमण्यम अय्यर, देख लेना दोस्तों। ठीक है, मुझसे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होती है हिंदी में, मतलब मात्रा का थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, चौथे नंबर पे जो है एक तो दादा भाई नौरोजी हो गए, आरसी दत्त हो गए, सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, एक दोस्तों वो भी हैं महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, रानाडे, तो ये भी एक अर्थशास्त्री के रूप में, मतलब अर्थशास्त्री तो नहीं थे लेकिन हाँ ये कि अर्थशास्त्री वाले बहुत सारे काम किए तो इसको भी अर्थशास्त्री माना जाता है। पांचवें है दोस्तों केटी शाह, ध्यान रखना आपको, केटी शाह भी एक अर्थशास्त्री थे, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले को भी अर्थशास्त्री वाले श्रेणी में कभी कभी रख दिया जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले को भी अर्थशास्त्रियों की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो ये वे लोग होंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अर्थशास्त्री के रूप में सामने आए थे। ठीक है, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखा था। आरसी दत्त की किताब कौन सी है? भारत की आर्थिक इतिहास, इनके प्रसिद्ध पुस्तक पूछा जाता है आरसी दत्त का, तो भारत का आर्थिक इतिहास इन्होंने लिखा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्थिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच में थी? डलहौजी ने दोस्तों 1853 में टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था, तो ये कहां से कहां तक था? क्या मुंबई से ठाणे तक था, क्या कलकत्ता से मद्रास तक था, क्या मुंबई और आगरा था, या कलकत्ता और आगरा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? कलकत्ता से आगरा। ठीक है, कलकत्ता से आगरा। आगरा जो है 1834 में चौथी प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जो भू राजस्व प्रणाली था इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? क्या बटाईदार को, क्या किसान को, क्या जमींदार को, क्या कृषि मजदूर को? दोस्तों जितने भी ब्रिटिशों ने भू राजस्व लागू किया उनमें देखिए सबसे ज्यादा जो लाभान्वित हुआ ये कौन हुआ? जमींदार वर्ग। जो जमींदार थे ये बिचौलिए थे, इनका मुख्य काम ही होता था कि किसानों से टैक्स वसूल करके और अंग्रेजों को देना है, तो सबसे ज्यादा फायदा यही होते थे क्योंकि ये अंग्रेजों से डील करते थे और बाद में ये किसानों से जबरदस्त तरीके से लूटते थे, तो ये जमींदार जो थे वो बड़े पैमाने पर लाभान्वित हुए थे। नेक्स्ट होगा, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि सूती वस्त्र, भारत में पहली बार सूती वस्त्र कब और कहां पर ये किस शहर में ये स्थापित किया गया था? क्या सूरत में, बंबई में, अहमदाबाद में, या कोयम्बटूर में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ये दोस्तों होगा मुंबई में, और 1854 में पहली बार सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी और इसका पहला उत्पादन जो था 1856 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? वैसे तो कोई सी ऐसी इनकी भू राजस्व नीति नहीं थी जो भारत के किसानों को थोड़ा आराम पहुंचाए, सब एक से बढ़कर एक शोषककारी साबित हुई। अब किसानों का रीढ़ का हड्डी इन्होंने तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं कि इनकी जो भू राजस्व नीतियां थी, किसान बेचारे इतना दब गए, उनकी हड्डियां जो थी, उनके जो जैसे बुनकर थे, जो काम करने वाले लोग थे, जो किसान थे, सबकी कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई थी। और विलियम बेंटिक स्वयं एक चिट्ठी में क्या लिखता है दोस्तों? विलियम बेंटिक जो था ये भू राजस्व अपने सुधारों के लिए जाना जाता है, और विलियम बेंटिक ने स्वयं एक बात लिखी है, एक कोटेशन लिखा था कि भाई भारत के जो बुनकर थे वो
खाने के लिए मरने लगे। और भारत में बंगाल क्षेत्र में उनकी जो हड्डियां हैं उनसे, यानी कि किसानों और मजदूरों की हड्डियों से धरती सफेद हो चुकी है, धरती सफेद हो चुकी है। यह बात किसने कहा था? विलियम बेंटिक ने ही कहा था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बंगाल के स्थायी बंदोबस्त, ये तो सबसे खराब व्यवस्था थी, सबसे ज्यादा किसानों का शोषण इसी में होता था। मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें टैक्स दर बहुत ज्यादा हाई होता था, भले ही डील किसानों से होती थी, टैक्स किसानों को चुकाना है, लेकिन कंडीशन इसमें यह था कि भू राजस्व का दर बहुत हाई था। तो यह कंडीशन भी खराब थी, लेकिन यह सबसे ज्यादा सही था। इसके अलावा मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी तो दोस्तों सबसे खराब होगी, जमींदारी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा, मालगुजारी भी बहुत खराब थी। तो यहां पर ध्यान रखना, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा, किसके द्वारा बंगाल बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इसी को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। तो ये सारे एक ही व्यवस्था है। ये दोस्तों 1793 में लागू किया गया था। तो किसने लागू किया था इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यह पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त किसका विचार था, यानी कॉर्नवालिस को किसने विचार दिया था, किसने सुझाव दिया था? तो ये दोस्तों जो आइडिया था, जो सुझाव था, वो सर जॉन शोर का था। किसका था? जॉन शोर का था, जो कि कॉर्नवालिस के बाद ये गवर्नर जनरल बनता है। कॉर्नवालिस के बाद, कॉर्नवालिस जो है वो 93 में जाता है और 93 से लेकर 98 तक सर जॉन शोर ही गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस नीति में क्या हुआ था? इसमें कहा गया था कि भाई जो बीच मतलब जमींदार होंगे, जो जमींदार होंगे, इन्हें ही जमीन का मालिक समझा जाएगा, इन्हें ही जमीन का मालिक समझा जाएगा। और इनसे एक फिक्स रकम मिनिमम तय हो जाती थी और 10/11 भाग इन्हें कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग ये अपने पास रखते थे। तो ये स्थायी बंदोबस्त था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और दोस्तों यह जो मतलब जमींदारी व्यवस्था है, यह ध्यान रखना आपको कि लगभग जो स्थायी बंदोबस्त है दोस्तों, ये कितने परसेंट एरिया पर लागू था? तो ये लगभग 19% एरिया पर लागू था। ठीक है, 19% एरिया पर स्थायी बंदोबस्त लागू था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक और बनारस का क्षेत्र शामिल था इसमें। तो किसके द्वारा बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। क्लियर है? इसी में सूर्यास्त का नियम भी लागू किया गया था। नेक्स्ट होगा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त इसने कब लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने? क्या 1753 में, 1793 ईस्वी में, 1762 में, 1803 में? तो दोस्तों 1793 में इसको लागू किया गया था। सूर्यास्त का नियम इसी से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों सबसे पहले, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, चलो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। कहां पे? मद्रास में। ठीक है, अब मद्रास में ये कब लागू की गई थी? तो ये दोस्तों 1820 में लागू किया गया था। सबसे बड़े क्षेत्र में इसी को लागू किया गया था, बड़े क्षेत्र में इसी को लागू किया गया था। और ये मद्रास के साथ साथ मुंबई में भी, सबसे पहले तो मद्रास में था, लेकिन मुंबई के क्षेत्र में भी इसको बड़े पैमाने पर, यानी पूरे प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी बंगाल, ध्यान रखना, मुंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल और असम, तो पूर्वी बंगाल भी इसी क्षेत्र में था, पूर्वी बंगाल में भी ये लागू था और असम के क्षेत्र में भी ये लागू था। ठीक है, ये सबसे बड़े क्षेत्र पर लागू था। लगभग दोस्तों 51% एरिया पर ये लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% एरिया पर लागू होगा। और इसके जनक कौन होंगे? तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। तो ये कब लागू किया गया था? 1820 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? हाल्ट मैकेंजी इसके जनक होंगे। और ये जो व्यवस्था है इसमें, अच्छा, जो रैयतवाड़ी है इसमें तो किसानों से डील किया जाता था, कोई बिचौलिया नहीं था। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों गांव के जो प्रधान होते थे, जो मुखिया होते थे, जो एक लीडर होता था, उससे डील किया जाता था और वो पूरे ग्रुप का टैक्स वसूल करके लेकर के जाता था। उसे महाल कहते थे, इसीलिए इस व्यवस्था को महालवाड़ी कहते थे। ये 1822 में लागू हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, महालवाड़ी ये
मतलब ये पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिम भारत और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उस एरिया में इसको लागू किया गया था। और इसके जनक कौन थे? हाल्ट मैकेंजी होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हाल्ट मैकेंजी को ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1822। और ये लगभग 30% एरिया पर ब्रिटिशों के 30% एरिया पर लागू था। नेक्स्ट होगा, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें कौन शामिल था? स्थायी बंदोबस्त किन एरिया में लागू किया गया? क्या बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त बंगाल में भी लागू था, बिहार में भी लागू था, उड़ीसा, उस टाइम ये तीनों एक ही हुआ करते थे। इसके अलावा मद्रास के उत्तरी जिलों में भी, मद्रास का कर्नाटक का उत्तरी जिला था लेकिन वो मद्रास का क्षेत्र ही था, और बनारस। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी क्षेत्र है दोस्तों, ये सभी के सभी क्षेत्र हैं जिन पे ये लागू। यहां पर मद्रास की जगह कर्नाटक कर लेना आप, ठीक है, मद्रास की जगह पे कर्नाटक कर लेना। नेक्स्ट होगा, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? क्या बिहार होगा, क्या दक्षिणी भारत होगा, क्या गुजरात होगा, या असम होगा? दोस्तों यहां पर जब बात होगी अफीम उत्पादन की तो हम बताएंगे भैया कि ये तो बिहार है। बिहार में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन होता था, अफीम और सोरा, अफीम और सोरा, ठीक है। अफीम जो है ये मादक पदार्थ था, नशीला, और जो सोरा था इससे दोस्तों बारूद बनता था, ठीक है। नेक्स्ट होगा, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ये कह रहा है कि भाई 18वीं सदी के पहले तो भारत में जबरदस्त वस्त्रों का उद्योग होता था, वस्त्रों का उत्पादन होता था, लेकिन क्या कारण था, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग चौपट हो गया, कपड़े बनने बंद हो गए? तो उसके पीछे का कारण क्या था? तो पहला कह रहा है कि उत्पादन की गुणवत्ता में कमी हो गई, यानी कि क्वालिटी में कमी हो गई। दूसरा कह रहा है कच्चे माल की अनुपलब्धता, कच्चा माल ही नहीं मिल रहा था इसलिए लोग बना नहीं पा रहे थे। और तीसरा कह रहा है कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टैक्स लगाया जाता था। और डी कह रहा है कि कारीगरों की अनुपलब्धता, कारीगर ही नहीं बचे थे। तो दोस्तों इसमें से सही जवाब क्या होगा कि जो यहां से सामान जाते थे ब्रिटेन में ना, उन पर टैक्स बहुत हाई लगा देते थे जानबूझ करके। कहा जाता है कि 400% तक टैक्स लगा दिया। अब सोचिए 10 रुपए का सामान है, वो 400% आपने टैक्स लगा दिया, मतलब 40 रुपए, 100 रुपए के सामान पे 400 रुपए का टैक्स लगा दिया आपने। और ये इतना महंगा कौन खरीदने वाला है भाई, इतना महंगा कौन खरीदेगा? तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन के जो रईस लोग थे उन्होंने भी कन्नी काटना शुरू कर दिया। वे भी अब भारतीय सामान को चाह करके भी नहीं खरीद पा रहे थे। क्यों नहीं खरीद पा रहे थे? क्योंकि उनको सामान बहुत महंगा लगता था। जो भारतीय सामान होते थे ब्रिटेन के बाजार में पहुंचते पहुंचते वो 400% तक टैक्स के मार के शिकार हो जाते थे, और जिसकी वजह से ये बहुत महंगा होता था। वहीं पर बात करें जब ब्रिटेन का कोई वस्तु इंडिया में आता था तो दोस्तों उस पर बहुत मिनिमम टैक्स लगता था। यही वजह है कि भारत के लोग भी भारतीय सामान को न खरीद करके वो जो इंडस्ट्री में, उद्योगों में बने हुए ब्रिटेन के कपड़े होते थे उसको खरीदते थे। और इसीलिए तो जैसे ही हमारा पहला आंदोलन, आप सोचिए व्यापक तौर पे हमारा जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन होता है 1905 में, स्वदेशी आंदोलन, तो इसमें सबसे पहला नारा क्या है? ये कभी आप सर्च करना, स्वदेशी आंदोलन ने किस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा धक्का लगाया? तो सबसे ज्यादा इसने, जो स्वदेशी आंदोलन था हमारा 1905 का, जो करजन ने विभाजन किया बंगाल का, उसके बाद जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले तो दोस्तों कपड़ा उद्योग ही प्रभावित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों नील कृषकों की दुर्दशा थी, यहां पर नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1859 में नील विद्रोह हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इस पर जो नील दर्पण नाम का किताब लिखा गया, इसको किसने लिखा था? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दीनबंधु मित्र ने, शरद चंद्र चटर्जी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? दीनबंधु मित्र द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, नील दर्पण, ठीक है। इसमें जो नील कृषक थे उनकी दुर्दशा पर यह कहानी लिखी हुई है। नेक्स्ट होगा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहां लगाए गए थे? कहवा बागान दोस्तों, कॉफी जो है ये इंडिया का मूल नहीं है ना। कॉफी जो है ये आपको पता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भारत में आया है। और ये जो भारत में कॉफी आया, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले भारत में किस क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन करने का प्रयास किया गया? तो चिकमंगलूर, कर्नाटक का जो चिकमंगलूर है आज भी कॉफी उत्पादन के लिए जबरदस्त तरीके से जाना जाता है, लेकिन पहली बार चिकमंगलूर में लगाया गया था ऐसा नहीं है। कुर्ग जनपद में, यह भी कर्नाटक में है, नीलगिरी के क्षेत्र में, या वायनाड में? दोस्तों वायनाड है, यहीं पर सबसे पहले जो कहवा की खेती है ये शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट होगा,
अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, ये जो अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन है, आर्थिक दोहन मतलब जो वेल्थ ड्रेन थियरी है, अर्थव्यवस्था का शोषण करना, अर्थव्यवस्था को सोखना। अच्छा, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ सुलेमान, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था दोस्तों कि हमारी जो नीति है ना, हमारी नीति एक स्पंज जैसी है। कैसी है? एक स्पंज जैसी। स्पंज आप लोग जानते होंगे, जो सोखने वाला होता है, पानी को सोखता है। तो सुलेमान ने क्या कहा है कि हमारी जो ब्रिटिश नीति है ना, ये एक स्पंज जैसा काम करती है, स्पंज जैसा काम करती है, जो कि क्या करती है? भारत मतलब ये कहता है कि गंगा नदी के तट से वो सारी समृद्धि सोख लेता है, और ये टेम्स नदी के किनारे आकर के ये निचोड़ देता है। हमारी जो नीति है वो क्या करता है? स्पंज जैसा है, जो कि गंगा नदी के आसपास की समृद्धि को सोखता है और टेम्स नदी के किनारे आकर के उसको उड़ेल देता है। तो ये सुलेमान का एक फेमस स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, आर्थिक दोहन का विचार सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी जी के इस विचार को सब मानते नहीं थे, ठीक है, कि पहले स्टार्टिंग में सब नहीं मानते थे, लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के ड्रेन वेल्थ थियरी को एक्सेप्ट किया गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार स्वीकार किया गया था। और आप कमेंट करके बताएंगे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैं एक वो बता देता हूं कि मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसी में पहली बार क्या किया गया था दोस्तों? वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, और इसी में दादा भाई नौरोजी के आर्थिक दोहन को पहली बार स्वीकार किया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी का जो आर्थिक दोहन है या ड्रेन वेल्थ सिद्धांत है, इसको किसने नहीं स्वीकार किया? मतलब किसने कहा नहीं, ये सब फालतू की बात है? तो दोस्तों, सर सैयद अहमद खान द्वारा इसका विरोध किया गया, और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन में एक तरफा ड्रेन, ऐसा नहीं है, भारत को भी उसका फायदा मिल रहा है। तो ये सर सैयद अहमद खान द्वारा कहा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था? तो आपको पता है, जो भारत में प्रथम जनगणना हुआ 1872 में हुआ था। प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में, याद करेंगे। और 1872 में कौन था? लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल दोस्तों 1844 से लेकर के 1848 तक का काल है। जो लॉर्ड लिटन है 1876 से लेकर के 1880 तक का काल है। जो लॉर्ड मेयो है 1869 से लेकर के 1872 तक का शासन काल है। और जो लॉर्ड रिपन है, ये 1880 से लेकर के 84 तक का काल है। इल्बर्ट बिल विवाद के द्वारा ये क्या कर दिया गया था? 1884। तो ये क्या कर दिया गया था? यहां से ये इस्तीफा देकर के चला गया था। तो दोस्तों, जो पहला जनगणना हुआ, ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 1872 में, ठीक है। हालांकि अगर पूछा जाएगा कि नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था, तो आप बताएंगे रिपन के समय में 1881 में पहला नियमित जनगणना हुआ, और 1881 में ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी आया था, ठीक है। तो ये 1872 का प्रथम जनगणना है। और यह भी पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय का भारत में हत्या कर दिया गया? हत्या, उसे मार दिया गया। तो दोस्तों, लॉर्ड मेयो को ही भारत में इसकी हत्या कर दी गई। 1872 में ये क्या किया? अंडमान निकोबार गया था, और वहां पर कुछ कैदी थे, और उन्होंने लॉर्ड मेयो को मार दिया, हत्या कर दिया। तो ये भी यहीं पर मरा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट होगा, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? अब ये कह रहा है टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? क्या स्थायी बंदोबस्त, क्या माहलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, आपको ध्यान रखना है, जो कि 1820 में। और उस टाइम गवर्नर कौन थे? ये टॉमस मुनरो गवर्नर है, वहां के गवर्नर है, लेकिन ये आइडिया किसका था? कैप्टन रीड का, ठीक है। नेक्स्ट होगा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा एवं श्रीरामपुर, मुंबई एवं ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? मुंबई और ठाणे। अभी मैंने बताया था आपको कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट होगा, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये कह रहा है कि आजादी से पहले, स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया, आपको पता है बहुत सारे आयोग बनाए गए, जैसे हंटर आयोग था, जैसे वुड डिस्पैच था, मैकाले मिनट था 1835 का। तो ये सब अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए गए। तो क्यों, आखिर क्या कारण था कि ब्रिटिश जो थे भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे, आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे? तो उसके पीछे का कारण पूछ रहा है। तो क्या छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी? दूसरा कह रहा है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहते थे। तीसरा कह रहा है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना था जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इनमें से कोई कारण नहीं था, कोई और ही कारण रहा होगा। तो दोस्तों यहां पर जो अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा का प्रयास किया जा रहा था, ये छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के प्रयास थे इनके ना, कि जो छोटे, जो हमें लेबर चाहिए या जो छोटे पद हैं, कम से कम वो अंग्रेजी जानते हो, कम से कम वो बेसिक शिक्षा जानते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा पढ़ाने के मूड में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो ये चाहते थे कि भाई हम भारतीयों को बहुत ज्यादा शिक्षित कर दें, ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि बेसिक चीजें ये जानते रहें ताकि हम इनसे अपना काम ले सकें। ऐसा नहीं हो कि हम कह कुछ रहे हैं वो समझ कुछ रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके पास मैन पावर की कमी थी। ब्रिटेन से आए थे तो वो नौकरी करने आए थे और वो बड़े अधिकारी होते थे, तो छोटे पदों पर उतनी संख्या ब्रिटेन की नहीं थी कि सब लोग आकर के यहीं पर नौकरी करें। तो वो भारतीयों की आवश्यकता थी उनको, और जब भारतीयों की आवश्यकता होगी तो भारतीय अगर हमारी भाषा को समझेंगे नहीं तो हम उनसे नौकरी कैसे करवाएंगे? तो इसीलिए इनको आधुनिक शिक्षा दिया जाने का प्रयास किया जा रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये बात दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जो अंग्रेजी शिक्षा दिया जाने का प्रयास किया गया, अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले के द्वारा, तो मैकाले ने एक बात कही थी 1835 में। इसने क्या कहा? इसने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जिसे क्या कहते हैं? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। क्या कहते हैं? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि भाई कुछ ऊपर लोगों को, ऊपर भी हम शिक्षा देंगे, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, हम कुछ उनको ऊपर लोगों को शिक्षा देंगे तो वो छन छन करके गरीबों तक अपने आप पहुंच जाएगा। हमें सबको शिक्षित नहीं करना है, हमें सबको नहीं पढ़ाना है कि हम पूरे भारत को ही पढ़ाने लगे। हम केवल जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, हम उनको अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो भाई नीचे खुद ब खुद वो शिक्षा छन करके चली जाएगी। तो ये छन छन करके नीचे शिक्षा खुद पहुंच जाती है। काफी हद तक ये बात सही भी है। जैसे आप देखते हैं आज भी भारतीय समाज ऊपर के लोगों को फॉलो करता है या नहीं? अभी कोई आपके चाहने वाले या जो जिनको आप आइडियल मानते हैं, और आपका आइडियल भी वही होता है ना, जो मतलब जिनके ऊपर कैमरा जो है चकाचौंध होता है, वही आपके आइडियल होते हैं। वास्तविक आइडियल आप कहाँ ढूंढ पाएंगे? वो दिखेंगे ही नहीं आपको, है ना तो उनको कोई कैमरा दिखाएगा, ना तो उनको मीडिया दिखाएगा। असली आइडियल तक पहुंचने में दोस्तों बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है उनके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ। ऐसा नहीं है कि दुनिया करे भाई हमारे आइडियल तो ये हैं, कोई क्रिकेटर है जो कि खुद आपको पैसा लगाना, सट्टा लगाना बता रहे हैं, तो कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई शराब पीना सिखा रहा है। यही सब हमारे आजकल के आइडियल है। और वो अगर फटी हुई जीन्स पहन लेते हैं तो मार्केट में हर कोई आप देखेंगे तो फटी हुई जीन्स पहनना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है? ये एक तरीके से यही तो है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, यही तो है। ऊपर के कुछ मुट्ठी भर लोग जो करेंगे, चाहे वो कितनी भी बेवकूफ़ी करें, नीचे के सभी लोगों को वही करना है, तभी हम मॉडर्न कहलाएंगे। ये मान्यता है, आज भी भारतीय समाज में बड़ी संख्या यही मानती है। तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत दोस्तों ये किसने दिया था सिद्धांत? ये दिया था लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? जो स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया? ये क्या कह रहा है? स्थायी बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त में दोस्तों 10/11 भाग जो था वो आपको कहां देना था? राज्य को। और 1/11 भाग वो आपकी सैलरी हो जाती थी, वो आपकी क्या थी? एक तरीके से सैलरी थी। तो ये कह रहा है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का कितना प्रतिशत भाग राज्य को देना होता था? तो राज्य को दोस्तों लगभग 89% है, एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग 89% है, ये इतना जो था वो राज्य को देना होता था, और लगभग 11% वो अपने पास रखते थे। नेक्स्ट होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें कौन शामिल था? रैयतवाड़ी व्यवस्था कह रहा है, रैयतवाड़ी जो प्रायद्वीपीय भारत में था। मद्रास प्रेसिडेंसी ये तो था,
बंबई प्रेसिडेंसी ये भी था, पूर्वी बंगाल दोस्तों ये भी था, और असम ये भी था, कुर्ग ये भी था। तो कुल मिलाकर के ये पांचों क्षेत्र होंगे। कुर्ग मतलब कर्नाटक का क्षेत्र। तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत भी था, पूर्वी बंगाल भी था और असम भी था। कुल दोस्तों 51% भाग पर ये लागू था, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ द लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इस किसे कहा जाता है? तो भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे मानते हैं? मार्टिन बर्ड को, टॉमस मुनरो को, कैप्टन रीड को, चार्ल्स ग्रांट को। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देख लेना दोस्तों, ये है क्या? इसमें मार्टिन बर्ड है क्या? आप इसमें देख लेना। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। आप थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है मुझे, आप देख लेना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट होगा, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी कि 51% भाग पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? 51% भू राजस्व व्यवस्था कौन सी? क्या स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 51% भूभाग पर जो लागू किया गया था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। नेक्स्ट होगा, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटले आयोग, जो व्हिटले आयोग था दोस्तों 1929 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों, जो श्रमिक थे ना उनकी परिस्थितियों पर, ये जो था ये लेबर आयोग था। इसे लेबर आयोग भी कहते हैं। क्या है? ये लेबरों की स्थिति के लिए था, लेबर आयोग था। ठीक है, व्हिटले आयोग जो 1929 में है, ये पूछा जाता है आपसे। व्हिटले आयोग दोस्तों 1929 में, और ये एक प्रकार का लेबर आयोग था। और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण करना, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति का विकास करना। दोस्तों ये श्रमिकों के लिए था, तो आपको ध्यान रखना है, श्रमिकों की कंडीशन पर इसको देखना था। ठीक है, 1929 में। क्लियर है, ये आपको याद रहेगा। एक और आयोग इसी के समानांतर है, वो भी आप ध्यान रखेंगे, 1927 में, और ये होता है दोस्तों बटलर आयोग। आपसे ये पूछा जाता है कि बटलर आयोग क्यों बनाया गया था? बटलर आयोग। और अगर आपसे पूछा जाएगा बटलर आयोग क्यों बनाया गया था, तो ये 1927 में होगा बटलर आयोग। और ये केंद्र और देसी रियासत जो थे, केंद्र यानी कि भारत, उस टाइम जो भारत सरकार थी, भारत सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, तो उस समय जो केंद्र था और इसके अलावा जो देसी रियासतें थीं यानी राज्य रजवाड़े थे, देसी रियासतें थीं, इनका संबंध कैसे अनुकूल हो सके, कैसे बढ़िया हो सके, इन पर इनको रिपोर्ट तैयार करना था बटलर आयोग को 1927 में। ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अच्छा, 1881 में ये बनाया गया था और उनके प्रबंध में चलने वाला प्रथम देयता बैंक था, मतलब भारतीयों द्वारा ही लागू किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक। तो दोस्तों ये भारतीयों द्वारा पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, इसको आपको याद कर लेना है। जो पंजाब नेशनल बैंक है ये लाला लाजपत राय स्थापित करते हैं 1894-95 में। ठीक है, नेक्स्ट होगा, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में या बंबई एवं मद्रास दोनों में। तो दोस्तों ये पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के 51% भाग पर, मतलब भारत के 51% भाग पे था, तो इसलिए मद्रास एवं बंबई क्षेत्र होगा। नेक्स्ट होगा, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल विवाद का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, वही इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों जो इतना ज्यादा बढ़ता है रिपन के समय में कि रिपन को त्यागपत्र देना पड़ गया। इसके बाद जो रिपन था वो त्यागपत्र देकर के चला गया। ठीक है, तो जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, आर्म्स एक्ट में संशोधन करके देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो दोस्तों ये एक प्रकार से न्यायालय में जो, देखिए ये क्या था, ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, जो भारतीय जज होते थे ना वो ब्रिटिशों का केस नहीं देख सकते थे, जबकि जो ब्रिटिश जज होते थे वो भारतीयों का केस देख सकते थे। तो इल्बर्ट जो एक बिल आया था, इल्बर्ट बिल कहते हैं इसको संसद में, ये दोस्तों किसने? रिपन द्वारा ये लाया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि नहीं भाई, हर कोई हर किसी का केस
केस देख सकता है। अगर वो जज है तो भाई अपने काबिलियत पर होगा, तो भले ही वो भारतीय जज है लेकिन वो ब्रिटिशों का मामला भी देख सकता है। बस इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। हालांकि इस बिल को वापस ले लिया गया था और रिपन जो है यहां से त्यागपत्र देकर के चला गया था। और रिपन काफी अच्छे काम किया है भारत में, बहुत सारे अच्छे काम किया है। और इसीलिए जो मदन मोहन मालवीय है ना, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय, दोस्तों ट्रिपल एम जो है मदन मोहन मालवीय जी हैं, इन्होंने रिपन के बारे में क्या कहा था कि भाई रिपन जो है सबसे प्रसिद्ध, सबसे बढ़िया जो है, इन्होंने तारीफ किया कि सबसे बढ़िया ये गवर्नर जनरल है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है तो ये रिपन के बारे में किसने कहा है? मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, पहले हम लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, अब जो बड़े सामंत थे, जो बड़े अधिकारी होते थे ना, उनको जो भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते थे? तो उसको दोस्तों कहा जाता था ना, जागीरदारी कहते थे। उसको क्या कहते थे? जागीरदारी कहते थे। तो ए के साथ हो जाएगा 1। ठीक है, ए के साथ हो जाएगा 1। और मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को जो आवंटित, जो टैक्स वसूलने के लिए मीडिएटर रखे जाते थे, उनको क्या कहते थे? उनको जमींदार कहते थे। तो बी के साथ हो जाएगा 4, बी के साथ हो जाएगा 4। ठीक है, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने या हस्तांतरण करने का उपहार देने, विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। ये तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में था, किसानों को ही जमीन का मालिक समझा जाता था और अगर आप टैक्स समय पे नहीं चुकाएंगे तो आपकी जमीन छीन ली जाएगी, लेकिन जमीन के मालिक किसान ही थे। तो ये कह रहा है कि जो किराएदारी के एक तरीके से दिया जाना और जमीन के मालिक आप किसान ही हो जाएंगे। अगर ऐसी बात होगी तो हम क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है ना कि प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, तो किसान को ये रैयतवाड़ी व्यवस्था था, तो हम कहेंगे सी के साथ हो जाएगा 2, सी के साथ हो जाएगा 2। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती, ग्राम स्तर मतलब जो मुखिया था गांव का, उसके साथ अगर कोई डील किया जाएगा तो वो कहा जाता था महालवाड़ी। तो डी के साथ हो जाएगा 3, डी के साथ कौन हो जाएगा? 3। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 दोस्तों बी में है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था? अंग्रेजों के समय में भारत में कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ। क्यों? भारी उद्योगों का अभाव था, विदेशी पूंजी की कमी थी। क्या विदेशी पूंजी की कमी थी यहाँ पे? क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश जब यहाँ पे आए थे तो पूंजी की कमी थी इसलिए उद्योग नहीं बढ़ा था? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, क्या भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, तो क्या जो धनिक वर्ग था वो जमीन खरीद रहा था, जमीनों में वो इन्वेस्ट कर रहा था, इसलिए यहां पर इंडस्ट्री नहीं लगा। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? भारी उद्योगों का अभाव। यहां पर कंपनी ही नहीं लगाए गए, कंपनी ही नहीं लगाए गए, कोई उद्योग औद्योगिकरण किया ही नहीं गया। उसके पीछे का कारण क्या था कि भारत को एक बने बनाए सामान का बाजार बनाना था। बने बनाए सामान जो कि ब्रिटेन में बनते थे उसको भारत का बाजार बनाना था और भारत से केवल और केवल कच्चा माल प्राप्त करना था, यही बड़ा कारण था, इसलिए भारी उद्योगों का अभाव रह गया। नेक्स्ट होगा, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो किसके लिए? केवल और केवल कंपनी के लिए। तो आपको पता है चाय एवं चीनी, चाय एवं चीनी, चीन होगा, चीनी नहीं होगा दोस्तों, चीन। ठीक है, चाय एवं चीन के साथ व्यापार कौन कर सकता है? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। ठीक है, 1813 में ये कहा गया था कि चाय और चीन के साथ ही एकाधिकार कंपनी की बनी रहेगी, बाकी में पूरे ब्रिटिशों को छूट था कि वो आकर के भारत में व्यापार कर सकते हैं। हालांकि ये जो चाय एवं चीन के साथ व्यापार करना था 1833 के एक्ट में, इसको भी समाप्त कर दिया गया, इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो चाय चाय होगा, यहां पर चीनी लिखा हुआ है, अगर चीन होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो यहां पे चीनी लिखा हुआ है, चीनी नहीं था, चाय एवं चीन होगा। नेक्स्ट होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? अंतिम रूप से तो 1813 में तो प्रारंभिक रूप से था, जिसमें चाय एवं चीन छोड़ा हुआ था कि भाई चाय के साथ और चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करना कंपनी के हाथ में होगा, कंपनी का एकाधिकार होगा, इसको कोई व्यापार नहीं कर सकता। बाकी पूरे ब्रिटेन के लोगों को छूट था कि वो जाकर के इंडिया के साथ व्यापार करें, लेकिन अंतिम रूप से 1833 का एक्ट पारित किया गया और ये अधिकार भी कंपनी से ले लिया गया। तो ये होगा दोस्तों, पूरी तरीके से बात होगी तो हम बताएंगे 1833 का एक्ट। नेक्स्ट होगा, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी
कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसके पीछे का कारण क्या था? ये कह रहा है कि जो स्थायी बंदोबस्त था ना, इसमें 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी, जो जमींदार थे उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं उनको पट्टे पर जमीन देंगे। लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, जमींदार पट्टे पर दिए ही नहीं किसानों को। तो इसके पीछे का कारण क्या है? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। क्या किसान इतना विश्वास करते थे कि चलो कोई बात नहीं है ना, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। क्या जमींदारों की नहीं, बल्कि यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी? नहीं, इस नीति में साफ साफ यह था कि यह जिम्मेदारी तो भैया जमींदारों की होगी। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने की नहीं थी। क्या ऐसा होगा कि किसानों को पट्टा प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जमींदारों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, जमींदार बहुत पावरफुल हो गए थे। नेक्स्ट होगा, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इन पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित कर लिया। जो स्थायी बंदोबस्त था ना, इसमें सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए स्थायी बंदोबस्त फिक्स कर लिया। जब तक भैया आप टैक्स इतना देते रहोगे तब तक जमीन के मालिक आप बने रहोगे। जिस दिन आपको टैक्स नहीं, सूर्यास्त का नियम था, सूर्य डूबने से पहले आपको यहां मालगुजारी हमारे यहां पहुंचा देना है। अगर नहीं पहुंचा तो उसी दिन आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो ये कह रहा है स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया गया था। इसी कारण तो इसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट सेटलमेंट था। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया था। या रैयत मतलब किसान होते हैं, तो किसानों से ये निश्चित किया गया था, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो दोस्तों ये बात भी सही है, किसानों के साथ व्यवस्था इसमें वो डील किया गया। और तीसरा कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल, जो जागीर का एक भाग होता था, बड़े बड़े एरिया का जो मेन मुखिया होता था, के अनुसार निश्चित किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। तो यह बात भी सही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है भू राजस्व व्यवस्था और दूसरी तरफ है इससे संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों कैप्टन रीड एवं टॉमस मुनरो ने लागू किया था। और महालवाड़ी व्यवस्था ये हाल्ट मैकेंजी। तो यहां पर बिल्कुल ये आमने सामने ही है, तो हम कहेंगे 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। महालवाड़ी व्यवस्था, ध्यान है आपको, जो उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर लागू था और गंगा घाटी के दोआब क्षेत्र में लागू था। तो ये कह रहा है महालवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू था, क्या ये आपको बताना है कूट के माध्यम से। तो गंगा घाटी में ये लागू था, दोआब के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ये लागू था दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं। तीसरा, मध्य भारत के कुछ क्षेत्र भाग पर भी लागू था और मराठों के अधिकृत प्रदेश पर भी, पंजाब पर भी। ठीक है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब पर ये लागू था, मराठों के अधिकृत क्षेत्रों पर भी ये लागू था। ठीक है, नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ होगा काश्तकारी अधिनियम और दूसरी तरफ होगा सूची। इसमें दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। काश्तकारी, एक तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आमने सामने लिखा हुआ है। अवध लगान अधिनियम, मद्रास काश्तकारी अधिनियम 1886 और दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, मध्य प्रांत का काश्तकारी अधिनियम ये 1883। तो ये बिल्कुल आमने सामने लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 इसी को मैं आपको एक बता रहा हूं, 2 फैक्ट आप याद कर लेंगे। एक पूछा जाता है आपसे, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? ठीक है, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? और दूसरा पूछा जाता है दोस्तों, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहा जाता है पंजाब टेनेंसी एक्ट कब आया था? पंजाब टेनेंसी एक्ट कब आया था? ठीक है, टेनेंसी एक्ट कब आया था? ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है 1885 है और जो दोस्तों पंजाब टेनेंसी एक्ट है 1887 है। इन दोनों को आप याद कर लेना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर के उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब अंग्रेज
भारत में भाई बहुत सारी कंपनियां आ गई थी 1813 में, आपको पता है 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और ब्रिटेन से बहुत सारी कंपनी भारत में आ गई थी, कंपनियों का बाढ़ सा आ गया था। अब ये था कि हमें एक पढ़ा लिखा लेबर चाहिए, इंडिया थे एक पढ़ा लिखा लेबर चाहिए, तो इंडिया में किस तरीके की शिक्षा को लागू किया जाए। तो कुछ अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीय भाषा में ही इनको शिक्षा दिया जाए। भारतीय भाषा, बहुत सारे लोग ऐसे थे, भारतीय विद्वान भी ऐसे थे जो ये मानते थे कि भारतीय भाषा में ही यहाँ पर शिक्षित किया जाए लोगों को, और कुछ लोग मानते थे कि नहीं, अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए, अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए। फाइनली लॉर्ड मैकाले का एक रिपोर्ट आता है, उसने रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार किया और इस रिपोर्ट में उसने किस भाषा को अलाउ किया, क्या अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी। तो दोस्तों जो लॉर्ड मैकाले था उसने अंग्रेजी कहा, 1835 की बात है, 1835 में उसने अंग्रेजी सुझाया और उसने कहा भाई अंग्रेजी दिया जाए और सबको नहीं दिया जाए, अंग्रेजी शिक्षा सबके बस की बात नहीं है, केवल और केवल कुछ जो ऊपर के लोग हैं ना, जो मतलब कहने का मतलब ये कि अमीर लोग हैं, जमींदार लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े घराने के लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए और वो छन करके खुद ब खुद इंडिया तक आएगा और सारे के सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो ये कहा जाता है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, है ना। तो ये किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। क्लियर है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंग्रेजी शिक्षा का एकमात्र सपोर्टर भारतीय कौन था। तो अंग्रेजी शिक्षा का एकमात्र सपोर्टर भारतीय कौन होगा, तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने कहा बिल्कुल सही, अंग्रेजी में ही शिक्षा दिया जाए, तो राजा राम मोहन राय एकमात्र सपोर्टर थे। नेक्स्ट होगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वुड के घोषणा पत्र को, या हंटर आयोग को जो कि रिपन द्वारा आया था, रेले आयोग 1902 के, ये कर्जन द्वारा ये आया था, या सैडलर आयोग 1917, इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम भी कहते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी को कहते हैं। तो ये भी विश्वविद्यालयों के मैनेजमेंट को लेकर के था, शिक्षा को लेकर के था। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा दोस्तों वुड का डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, हंटर आयोग 1882 में ये रिपन द्वारा बनाया गया था, रेले आयोग जो था 1902 में बनाया गया था, ये कर्जन द्वारा, और सैडलर आयोग 1917 में विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट होगा, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1911 में दोस्तों इंपीरियल में इन्होंने क्या किया था, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा कि भाई प्राथमिक शिक्षा लोगों को मिले, तो ये प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए, है ना, निश्चित तौर पे लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। ये दोस्तों पत्र जो है किसके द्वारा जारी किया गया, क्या ये प्रस्ताव गोखले द्वारा रखा गया, क्या लाला लाजपत राय जी के द्वारा रखा गया, महात्मा गांधी जी के, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें, शिक्षा से संबंधित। तो दोस्तों हर्टोग समिति, या लिड्से आयोग जो 1929 में था, या सप्रू समिति, या सार्जेंट आयोग। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं ये शिक्षा से ही संबंधित हैं। तो ये 1 2 3 4 होगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक लिड्से आयोग आपसे पूछा जाता है और एक सार्जेंट आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 1944 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सार्जेंट आयोग आपसे पूछा जाता है 1944। नेक्स्ट होगा, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन करके शिक्षा प्रभाव जन सामान्य तक पहुंच ही जाएगा। तो ये दोस्तों जो वो था अंग्रेजी शिक्षा का जनक, उसका नाम भूल जाता हूं मैं, अंग्रेजी शिक्षा का जनक अभी मैंने आपको बताया था लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले दोस्तों क्या अधोमुखी निस्यंदन, लॉर्ड मैकाले ने यह सिद्धांत दिया था। तो इसको क्या कहते हैं, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, या ऊर्ध्व निस्यंदन सिद्धांत यानी कि अपवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, या अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत, डाउनवर्ड। तो कुल मिलाकर के ये है कि दोस्तों अधोमुखी जो निस्यंदन सिद्धांत है यही है। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, ऊपर से छन करके नीचे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता क्या चार्ल्स ग्रांट होगा, क्या मार्क्स मैन होगा, क्या विलियम जोन्स होगा, या जॉन मार्शल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ल्स ग्रांट। सर इसको आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता क्यों कहते हैं? तो दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में पहली बार विश्वविद्यालय कौन सा बना था? तो आपको पता है कि 1856 में भारत में 3 विश्वविद्यालय बने थे, एक साथ 3 विश्वविद्यालय बने थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आपको पता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो है मुंबई विश्वविद्यालय बना, बंबई विश्वविद्यालय कहते थे, तो मुंबई विश्वविद्यालय बना था, ठीक है। और तीसरा जो था मद्रास विश्वविद्यालय, ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय बना, ये तीसरा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी। इन तीनों को ही 1856 में बनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में, कैनिंग के समय में इसका उद्घाटन हुआ। तो ये कह रहा है कि ये जब विश्वविद्यालय बनाया गया है ना, जब ये विश्वविद्यालय बनाया गया तो पहला विश्वविद्यालय जो था वो कलकत्ता था। इनमें से इन तीनों में पहला जो उद्घाटन हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय, और इसको बनाने में ये चार्ल्स ग्रांट की बड़ी भूमिका थी। चार्ल्स ग्रांट ने ही कलकत्ता विश्वविद्यालय को बनाया था, ठीक है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय था। भारत में जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चार्ल्स ग्रांट जो है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय को बनवाने में बड़ा रोल था, इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट होगा हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में है, 1817 में इसको स्थापित किया गया, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना किसने की है? तो दोस्तों इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, मोहन राय। लेकिन इनके साथ साथ कौन कौन था? तो दोस्तों डेविड हेयर इनके साथ थे, विलियम जोन्स, मैकाले या जॉन मार्शल। तो एक तो राजा राम मोहन राय थे, एक डेविड हेयर थे। 1817 में इन्होंने क्या बनाया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। 1815 में इसके पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट होगा भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या था? भारत में जो दस्तकारी उद्योग था उसका पतन हो गया, तो पतन के पीछे का कारण क्या था? तो पहला कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर ले लेना। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर ले लेना। दूसरा कह रहा है अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण रखना। तीसरा कह रहा है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाना। और चौथा कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो भारतीय दस्तकारी उद्योग का पतन के पीछे का कारण क्या होगा दोस्तों? तो आप मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कॉमन सेंस से बताइए। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर ले लेना, यह भी एक कारण था। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण था, वो केवल और केवल भारत से कच्चा माल ही लेना चाहते थे, ये भी एक था। और यहाँ से जो इंग्लैंड में सामान जाता था उस पर भी वो भारी टैक्स लगाते थे, तो ये कारण होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट होगा भारत में अनौद्योगिकरण, मतलब जो कंपनियों का ह्रास हुआ, जो यहाँ पर थोड़े बहुत उद्योग चल रहे थे उसको भी नाश कर दिया अंग्रेजों ने। तो या दोस्तों ये जो विऔद्योगिकरण हुआ, तो इसकी अवधि क्या है? आपको पता है ब्रिटेन में 1750 से लेकर के लगभग 1800 तक जबरदस्त औद्योगिकरण हुआ। ब्रिटेन में, दुनिया के पहला देश है ब्रिटेन जहां पर औद्योगिकरण हुआ। और भारत में यह औद्योगिकरण 1800 से धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। खत्म होने का मतलब यह है कि अब उनके यहाँ कंपनियां स्थापित हो गई थी और इनके कंपनियों का बना बनाया सामान इंडिया में पहुंचना शुरू हो गया। और जब इंडिया में पहुंचेगा 1800 के बाद, तो ये धीरे धीरे यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगा। 1813 में बहुत सारे व्यापारी भी भारत आ गए थे और 1857 की क्रांति तक यही इनका चलेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसकी अवधि पूछ रहा है, तो ये 1800 से लेकर के 1850 तक का वो दौर होगा जहां पर बड़ी संख्या में भारत के उद्योगों का पतन किया जाएगा और व्यवस्थित तरीके से पतन किया जाएगा। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? आधुनिक उद्योगों का पतन दोस्तों ये 1850 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुई, ठीक है। 1850 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुई, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? देखो क्या कह रहा है, कितना दर्दनाक है ये, कि भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? गवर्नर जनरल ने क्या कहा था कि जो भारतीय बुनकर है ना, इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है, वो खाने के लिए एकदम दाने दाने के लिए मोहताज है। तो दोस्तों ये किसने कहा था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा
बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुरा को अपना कार्यक्षेत्र चुना। जो वहां से मिशनरी आए थे उन्होंने श्रीरामपुरा को अपना कार्यक्षेत्र चुना था, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरा त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुरा कहां पर स्थित है दोस्तों? कुल मिलाकर के ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसके पूछने का मतलब केवल इतना था कि श्रीरामपुरा कहां पर स्थित है। क्या बंगाल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में? दोस्तों ये बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? रेलवे का विकास क्यों किया गया? तो कह रहा है कि ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति करना। तो यह बात तो सही है। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, यह बात भी सही है। पूरे भारत को दोस्तों एक ही सूत्र में रेलवे से काफी हेल्प मिल जाएगा, सूत्र में बांध दिया जाएगा। और आंतरिक विद्रोह या बाह्य विद्रोह के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, अगर कहीं पर विद्रोह जैसी स्थिति होती है तो सेना को बहुत तेजी से रेलवे के माध्यम से वहां पर भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी इसके कारण थे। ठीक है, सभी के सभी कारण थे। नेक्स्ट होगा, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत की संज्ञा दी है? तो किसने दोस्तों आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? क्या लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी? दोस्तों ये कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, नेक्स्ट होगा, पहली आधुनिक पटसन मिल, पटसन जो है ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होता था। तो पहली पटसन मिल कहां पर स्थापित होगी? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही होगी। ठीक है, रिसरा नामक स्थान पे। नेक्स्ट होगा, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो क्या ये बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की जो स्थापना हुई दोस्तों, लोहा ये झारखंड क्षेत्र में है, झारखंड क्षेत्र में। और झारखंड जो था वो बिहार का ही पार्ट था। तो ये पहला अगर इस्पात पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बंगाल नहीं है भाई, बिहार है। बंगाल नहीं होगा, बिहार क्षेत्र में होगा। ठीक है, बिहार क्षेत्र में होगा क्योंकि झारखंड का जो क्षेत्र था वो बिहार में ही था। नेक्स्ट होगा, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? यह कह रहा है कि छोटे छोटे गांव होते थे इंडिया में, छोटे छोटे ऐसे गांव होते थे, समूह होते थे, और रेलवे ने क्या किया? इन सबको भेदते हुए सबको कनेक्ट कर लिया, सबको जोड़ लिया। ठीक है, और छेद दिया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। इनका पूरा का पूरा जीवन ही चौपट हो गया। इस रेलवे ने सबका जीवन चौपट कर दिया। तो यह किसने कहा था? क्या कार्ल मार्क्स ने, बुकानन ने, विलियम जोन्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने? तो दोस्तों ये बुकानन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट होगा, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह स्टेटमेंट किसका है? कहने का मतलब यह है कि किसने यह बात कही है कि जैसे भारत में दोस्तों ये जो इनकी आर्थिक नीतियां हैं अंग्रेजों की, वो कैसी हैं? तो जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश जो है यहां पर वाष्पीकरण करता है, पानी जो है वाष्प बन करके उड़ जाता है, सूर्य उसे ले लेता है। ठीक है, लेकिन सूर्य ही तो बारिश भी करता है, जब मौसम होता है तो बरसता भी है। तो इस तरीके से, लेकिन ये कह रहा है कि अंग्रेजों की जो नीतियां हैं ना वो कैसी हैं? वो ऐसी हैं कि वाष्पीकरण तो यहां हो रहा है लेकिन बरस रहा है इंग्लैंड में, केवल और केवल इंग्लैंड में ही बरसा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? आरसी दत्त ने, कार्ल मार्क्स ने, दादा भाई नौरोजी ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया है आरसी दत्त ने। एक बार फिर से पढ़ता हूं कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना, यहाँ के जो राजा होते थे, भारतीय राजा होते थे, वो जब टैक्स लेते थे तो भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः यहीं पर वर्षा करते थे। अगर भारतीय राजा कितना भी टैक्स बढ़ा दें, जैसे अलाउद्दीन खिलजी 50% टैक्स वसूलता था, तो वो कितना भी टैक्स बढ़ा दे अंततः खर्च तो यहीं करेगा, यहीं पर चीजों को बनवाएगा, तो यहां की संपत्ति यहीं रहेगी। लेकिन अंग्रेज जो थे वो कैसे थे? जो भारतीय राजा थे वो तो सूर्य की तरह थे, भाई वाष्पीकरण किए यहीं पर बरस गए। लेकिन ये अंग्रेज कैसे थे कि भाई वाष्पीकरण यहां हो रहा है लेकिन बरस रहे हैं ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये आरसी दत्त का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों को उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसने कहा है? क्या कार्ल मार्क्स ने कहा है, दादा भाई नौरोजी ने कहा है, या आरसी दत्त ने कहा है, या सुल्लीवान होगा दोस्तों, सुल्लीवान। क्या ये सुल्लीवान ने कहा है? तो जॉन सुल्लीवान द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, जॉन सुल्लीवान द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट होगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची। ये क्या कह रहा है दोस्तों?
मौलिक अधिकारों से संबंधित, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव था, पहली बार ध्यान रखना कराची अधिवेशन 1931 में पारित किए गए थे, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल जी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। सरदार पटेल जी ने इसको क्या किया था? लीड किया था, पटेल जी ने। हालांकि अगर पूछा जाएगा कि यह मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो ये दोस्तों प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो ये ध्यान रखना है कि नेहरू जी के द्वारा इसको रखा गया था, प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा रखा गया, लेकिन इसको दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट होगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट होगा सुमेलित करना है आपको, एक तरफ होगा अकाल से संबंधित आयोग और दूसरी तरफ होगा दोस्तों गवर्नर जनरल। तो स्ट्रेची आयोग देखिए, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1876 से लेकर के 1880 तक का काल होगा। लॉर्ड एल्गिन का, जो एल्गिन प्रथम था या एल्गिन द्वितीय था? अगर प्रथम होगा तो इसका शासनकाल 1800, अगर प्रथम होगा तो 1862-63 होगा, और अगर द्वितीय होगा 1862-63 होगा, लेकिन ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जो द्वितीय होगा ये 1894 से लेकर के 1898 तक होगा, ठीक है। और जो लॉर्ड कर्जन है ये 1899 से लेकर के 1905 तक का शासनकाल होगा, और जो लॉर्ड वेवेल है ये 1836 से लेकर के 1844 तक का शासनकाल होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये दोस्तों बिल्कुल आमने सामने है। स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिटन के समय में, लायल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गिन द्वितीय के समय में, ये द्वितीय है एल्गिन द्वितीय, एल्गिन प्रथम जो है 1862-63 तक उसका कार्यकाल है। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में, ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में, और वुडहेड आयोग 1944 में, ये लॉर्ड वेवेल के समय में। तो कुल मिलाकर के ये आमने सामने है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल यानी कि 1942-43 में पड़ा था। ये कहां पर पड़ा था? तो दोस्तों क्या बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या गुजरात में? बहुत भयंकर अकाल था ये 1942-43 में। कहते हैं 1/3 से अधिक जनसंख्या साफ हो गई बंगाल की। तो ये कहां पर था? तो ये दोस्तों एक तो पड़ा था 1770 में, उस टाइम भी यही कंडीशन थी, लेकिन इससे भी भयंकर 1942-43 में। तो ये बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? ब्रिटिश काल में भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट का उद्योग, कोयले का उद्योग, लोहे का उद्योग, मशीनों के पुर्जे या सूती कपड़ा? तो दोस्तों अंग्रेजों के समय में जूट का उद्योग भारत में विकसित हुआ है ना। इसके अलावा कोयला, ये कब की बात है? 1850 के बाद की बात है, 1850 जो अंग्रेजों द्वारा ही इन्वेस्ट किया गया। तो जूट, कोयला, लोहा एवं इस्पात, ये सब कच्चे जो भी कच्चे मटेरियल होंगे उन्हें वो चाहिए, लेकिन बने बनाए माल उन्हें नहीं चाहिए। मशीनों के पुर्जे ये नहीं था। इसके अलावा सूती कपड़ा भी इन्हें चाहिए। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 और 5 जो होगा ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट होगा 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, बिल्कुल याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। आपको निश्चित तौर पर दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? अकाल संहिता कब प्रचारित हुआ था? 1879 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में? तो दोस्तों ये कब पारित हुआ था? ये 1883 ईस्वी में इसको पारित किया गया था, ठीक है, 1883 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट होगा 1881 है क्या? आप इसको देख लेना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मुझे तो पूरा भरोसा है 1883 है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट होगा भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? विकेंद्रीकरण दोस्तों यानी कि पंचायती राज का जनक, पंचायती राज का जनक विकेंद्रीकरण क्या लॉर्ड डफरिन होगा, लॉर्ड लिटन होगा, रिपन होगा या मेयो होगा? तो आपको पता है लॉर्ड रिपन द्वारा विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब लागू किया गया था? तो दोस्तों रेल विभाग का अलग से, मतलब भारत सरकार के बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये दोस्तों 1924-25 का जो बजट था इसी को अलग कर दिया गया था, ध्यान रखना आपको, ठीक है। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। हालांकि 2016 में मोदी सरकार ने इसको फिर से ज्वाइंट कर दिया और रेल बजट को आम बजट से ज्वाइंट कर दिया गया था 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष दोस्तों
भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिल गई थी। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटिश थे, ये इंडिया नहीं आ सकते थे, इंडिया नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको प्रतिबंध दिया हुआ था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये एकाधिकार था। अगर कोई ब्रिटिश भारत आ सकता था तो वो केवल कंपनी के थ्रू आ सकता था, बाकी कंपनी ही भारत में एकाधिकार रखी हुई थी। लेकिन ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के व्यापारी, ब्रिटेन के मिशनरी, ब्रिटेन के पादरी, कोई भी इंडिया नहीं पहुंच रहा था। लेकिन 1813 का एक एक्ट पारित हुआ और इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना, कंपनी के पास केवल चाय का व्यापार करने का एक अधिकार बचा था, इसके अलावा चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार बचा हुआ था। तो 1813 में सारे के सारे लोग फिर इंडिया आने लगे। अब ये यहां पर व्यापार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके अलावा यहां पर जमीन खरीद करके वहां पे बस सकते हैं, अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था 1813 के एक्ट के माध्यम से। तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? 1813। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार कब समाप्त होगा? 1833, क्योंकि चाय और चीन को भी समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट में। नेक्स्ट होगा हमारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यानी कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में अर्थव्यवस्था का इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको तो आपको याद करना है। क्या आरसी मजूमदार होंगे, रमेश चंद्र दत्त होंगे, आरजी भंडारकर होंगे, रजनी पाम दत्त हैं? ये दोस्तों सब हर कोई जो है इतिहासकार है इसमें। जो रमेश चंद्र दत्त हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये एक अर्थशास्त्री हैं, तो इन्होंने ही दोस्तों उस समय द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है, उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो इस्पात का उत्पादन है ये पहली बार कब शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1913 में। आप इसको रट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? यानी जो अंग्रेज घुसपैठी हैं इन्होंने भारत के करघे को बिल्कुल तोड़ दिया और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ई थॉमसन का है, डीटी गैराट का है, हेराल्ड लास्की का है, कार्ल मार्क्स का है? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? अनिष्टों का अनिष्ट, जो वेल्थ ड्रेन थियरी दिया था इन्होंने ना, इसी को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था कि इससे अनिष्ट भारत का कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, धन का जो निकास था, या नीलहों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार? तो दोस्तों यहां पर धन का जो निष्कासन का सिद्धांत था इसी को इन्होंने कहा था कि ये तो भैया अनिष्टों का अनिष्ट है, ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट है। नेक्स्ट होगा, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। तो भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित हैं वो किसी भी तरीके से एक नहीं है। भारत का हित कुछ और है, ब्रिटेन का हित कुछ और है, लेकिन ब्रिटेन जानबूझ करके क्या कर रहा है? तो ये भारत के दोस्तों जानबूझ करके क्या कर रहा है? ये भारत के अर्थव्यवस्था को, भारत की राजनीति को हर तरीके से ये अपने तरीके से मॉडिफाई कर रहा है ताकि मातृ देश का लाभ हो सके और मातृ देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ सके। तो ये अपने उपनिवेश को बिल्कुल, और सही बात है कि मातृ देश का जो हित होता है वह एक उपनिवेश का हित के साथ बिल्कुल समानांतर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझेगा, सारी चीजों को वो इस तरीके से मॉडिफाई करेगा कि उसका फायदा होता रहे। तो यही बात दोस्तों किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन बिल्कुल अलग चीज चाहता है और भारत की जरूरतें बिल्कुल अलग है, तो भारत को केवल और केवल शोषण कर रहा है ब्रिटेन, बाकी कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? क्या दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू, एमजी भंडारकर? तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, भारतीय अर्थशास्त्रियों में शामिल हैं। भारतीय अर्थशास्त्रियों में कौन शामिल है? मैंने अभी आपको पूरा लिस्ट बताया था। क्या आपको याद है कि भारतीय अर्थशास्त्रियों में कौन शामिल है? दादा भाई नौरोजी क्या एक अर्थशास्त्री थे? आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त क्या एक अर्थशास्त्री थे? एमजी राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे, या डीएन गाडगिल क्या ये दोस्तों अर्थशास्त्री थे? गोपाल कृष्ण गोखले या केटी शाह? तो कुल मिलाकर के मैंने अभी आपको बताया था ये सारे के सारे लोग क्या थे? अर्थशास्त्री थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सुब्रमण्यम अय्यर भी एक अर्थशास्त्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा,
कि सर थॉमसन हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया? क्या 1911 में, 1913 में, 1916 में, 1923 में? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय औद्योगिक आयोग की। ठीक है, नेक्स्ट होगा, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला औद्योगिक सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लेंगे, 1907 में, एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आप इसको बस याद कर लेना। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति, जो भारतीय आर्थिक जांच समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या एनी मर्चेंट थे, टीसी गोस्वामी थे, वीपी बाडिया थे, या एम विश्वेश्वरैया थे? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंजीनियर भी थे और अर्थशास्त्री के रूप में भी थे। तो एम विश्वेश्वरैया जो हैं ये आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे। इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था? यानी कि इन्होंने अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो क्या आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा था, आपको पता है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट होगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों यहाँ पर पहली जो रेलवे लाइन है आपको पता है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी और 16 अप्रैल 1853 का समय होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था? कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया तो इसका परिणाम क्या नहीं था? तो भारतीय कृषि का विनाश हो गया, भारतीय उद्योगों का विनाश हो गया, भारतीय व्यापार का विनाश हो गया, भारतीय सामंतवाद का विनाश हो गया। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक परिणाम नहीं था। दोस्तों भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं हुआ है, आज भी ये जो सामंतवाद है, जो फ्यूडलिज्म है, ये बिल्कुल सर चढ़ करके बोलता है। लोगों को जिनको थोड़ी सी नौकरी मिल गई वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को सामंत समझते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप में शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? कह रहा है कि 1813 से पहले की बात है कि ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? नहीं अपनाया गया था। तो ये कह रहा है कि जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। दूसरा कह रहा है कि भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। तीसरा कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों को किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासित करना। और चौथा कह रहा है कि मुक्त व्यापार की नीति। तो दोस्तों 1813 के बाद मुक्त व्यापार की नीति आई थी, 1813 के पहले तो कंपनी का ही एकाधिकार था, तो लोगों को एकदम मुक्त पूरी तरीके से फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, बाकी सब तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत, जो ड्रेन थियरी है, शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? यह कह रहा है कि जो दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है, इसमें जो इन्होंने ड्रेन थियरी दिया, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया, इसका अर्थ क्या है? वो पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है। तो कि मतलब इसका अर्थ यह है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई फल नहीं मिल रहा था, कोई फल नहीं मिल रहा था। और बी कह रहा है कि इसका अर्थ है कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा है। और तीसरा कह रहा है कि ब्रिटेन और ब्रिटिश उद्योगपतियों को साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। क्या भारत को अवसर दिए जा रहे थे कि वो निवेश कर सके? तो ये तो 100% गलत हो जाएगा कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन आधिकारिक गरीब होता जा रहा था। ये भी नहीं है दोस्तों। इसका सही अर्थ ये है कि यहाँ की जो संपत्ति है वो एक तरफा ब्रिटेन की ओर जा रहा था, यहाँ का बड़ा भाग संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा भाग ब्रिटेन की ओर जा रहा था और बदले में भारत को उसका कोई लाभ नहीं था। यही इसका सही अर्थ है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत के उपनिवेशी शासन काल में
होम चार्जेज का अर्थ क्या है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया है इसमें। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगर आप पीसीएस, वनडे एग्जाम, एसआई वगैरह का पेपर देते हैं तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि होम चार्जेज के बारे में आपसे पूछ रहा है। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, ये भी था। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, ये भी होम चार्जेज में आता था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी था। तो दोस्तों तीनों ही होम चार्जेज के अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट होगा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? रेल सेवा बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार वाला क्वेश्चन। जो भारत में पहली बार रेलवे चली थी तो किस कंपनी ने रेलवे चलाई थी? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे? तो दोस्तों यहां पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा ये पहला रेलवे चलाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पर? रैयतवाड़ी पर। तो पहला कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। और तीसरा कह रहा है कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इनमें से कह रहा है कि कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, 1, 2, 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में आप लोग पढ़े होंगे कि किसानों द्वारा सीधे लगान सरकार को दिया जाता था और इसीलिए तो इसको रैयतवाड़ी कहते थे, क्योंकि ये किसान का मतलब होता है रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान, और किसान जो है सरकार किसान को पट्टे पर देती थी, ये बात भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। तो ये तीनों ही सही है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी की, यानी दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया, स्वतंत्रता आंदोलन को क्या दे दिया दादा भाई नौरोजी ने? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा कि उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही है और कौन सा दोस्तों गलत है। तो ठीक है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देनी थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये बात तो सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। उन्होंने ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण नहीं किया, वो एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, नहीं, उन्होंने सामाजिक बुराई, वो समाज सुधारक नहीं थे, वो एक अर्थशास्त्री थे, वो एक विद्वान व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ बोलते थे दोस्तों। जो ब्रिटिश, तो उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर नहीं किया, ऐसा है कि सती प्रथा ठीक नहीं है या दोस्तों ये जाति व्यवस्था ठीक नहीं है, इन सब पर उन्होंने ऐसा कुछ विशेष नहीं कहा है। तो इनमें केवल और केवल पहला सही है। ठीक है, केवल और केवल पहला सही है कि उन्होंने इस बात को लोगों को बताया कि भाई जो ब्रिटेन है वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब? किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कम से कम 5 से 7 बार इसको आपको बताया है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे, आपके जवाब का हमें रहेगा इंतजार। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों हमारे साथ, इतना समय अगर आप गुजार रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगर आप इतने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर निश्चित तौर पे ये चैप्टर आपका समझिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड रहिए आपकी, मतलब हाँ आपका अब काम हो गया, ये चैप्टर तैयार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको निश्चित तौर पे फायदा मिल रहा होगा और आपको अपनी प्रतिक्रिया तो हमें बतानी चाहिए कि आपको क्या लाभ हो रहा है या क्या सुधार किया जाए क्लास में, ताकि आपको और ज़्यादा लाभ हो सके। क्योंकि जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक दोस्तों दूरी हमारी बनी रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।